हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस स्टीरियो केमिस्ट्री के। आज जो है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड कार्बन क्लोरीन Br, कॉलेज लेक्चर 11 का क्वेश्चन है। अबव फॉर्म ऑफ 1,2-डाइक्लोरो 1-ब्रोमो इथिन इज नोन एज। अब देखिए यहाँ पर इसने IUPAC नाम दे दिया। अब ये पूछा कि इस कंपाउंड के लिए सही कंडीशन क्या है। ऑप्शंस अगर बात करें E, Z, R और सिस। अब देखिए यहाँ पर Cl और Cl जो है सेम ग्रुप है और अपोजिट साइड है, तो ये देखा जाए तो ट्रांस होता है, तो ये सिस दे रखा है। RS नॉमेनक्लेचर जो है वो आपके किरल कार्बन के लिए होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के लिए नहीं होता। तो EZ में से हमें चेक करना है, चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन की बात करें तो प्रायोरिटी H और Cl किसकी है, क्लोरीन की, तो ये हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो गया। और यहाँ पर अगर हम बात करें Cl और Br, तो प्रायोरिटी किसकी है, Br की, तो यहाँ पर हायर प्रायोरिटी वाला Cl हो गया और हायर प्रायोरिटी वाला Br हो गया। दोनों हायर प्रायोरिटी वाले क्या हो गए, सेम साइड। तो जब दोनों हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड होते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Z। आंसर क्या हो जाएगा, Z। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, COOH HOH OH H CH3 COOH OH H H OH CH3। देखिए यहाँ पर दो किरल कार्बन है, इसमें H और OH जो है दोनों किरल कार्बन पे ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक OH यहाँ पर है और एक OH यहाँ पर है, इसमें भी एक OH यहाँ पर है और एक OH यहाँ पर है, मिरर इमेज है दोनों। तो यहाँ पर आपको मैंने बता रखा है कि अगर जैसे मान लीजिए कि इस टाइप की स्ट्रक्चर है तो दोनों OH अगर सेम साइड है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि दोनों हाइड्रोजन अगर सेम साइड है तो वो इरिथ्रो की कंडीशन होती है। किसकी कंडीशन होती है, इरिथ्रो की। और अगर अपोजिट साइड है तो वो किसकी कंडीशन होती है, थ्रियो की। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पेयर इज नोन एज इरिथ्रो स्टीरियो आइसोमर्स, थ्रियो स्टीरियो आइसोमर्स, स्ट्रक्चर आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, थ्रियो। अपोजिट साइड है तो थ्रियो और सेम साइड है तो इरिथ्रो, और उसमें भी अगर प्लेन प्रेजेंट हो जाए इरिथ्रो में तो उसको हम मीजो भी कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द करेक्ट RS नॉमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग इज। RS नॉमेनक्लेचर सही पूछ रहा है ये। तो पहला अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो Br है, Cl है, H है और कार्बन है। तो Br की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो 1 नंबर मैंने इसको दे दिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्लोरीन की प्रायोरिटी है, 2 नंबर मैंने इसको दे दिया और इसको दे दिया थर्ड नंबर। हाइड्रोजन फोर्थ नंबर हो जाएगा। तो ये रोटेट कैसे हो रहा है, 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज। लेकिन जो फोर्थ ग्रुप है हाइड्रोजन वो हॉरिजॉन्टल पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्लॉक के लिए R होता है तो R का क्या हो जाएगा, S। यस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो हमने आंसर क्या कर दिया, चेंज। उसका कारण क्या है कि जब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम देखते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या बता रही है कि जो ग्रुप है वो आपकी तरफ है, मतलब एक तरह से वेज पे है। तो आंसर आपको क्या करना है, चेंज। वर्टिकल का मतलब डैश पे है, पीछे की तरफ है। चलिए कोई बात नहीं। सेकंड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी Br की, सेकंड प्रायोरिटी Cl की और थर्ड प्रायोरिटी कार्बन की। और हाइड्रोजन जो है फोर्थ प्रायोरिटी का हो गया, इसको मैंने क्लॉकवाइज रोटेट करा। तो क्लॉकवाइज रोटेट करा तो आंसर R होना चाहिए। अब फोर्थ ग्रुप आपने चेक करा तो क्या है, वर्टिकल लाइन पे है। फोर्थ ग्रुप क्या है, वर्टिकल लाइन पे, तो आंसर सेम रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। तो क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगा, R। तो आंसर क्या हो गया, पहले का S और दूसरे का R। तो आप देखेंगे कि पहले का S और दूसरे का R। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, द करेक्ट RS नॉमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग इज। तो आपको करेक्ट बताना है, तो पहले का S है और दूसरे का क्या है, R। तो आंसर क्या हो जाएगा, S एंड R। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कॉलेज लेक्चर 2014 वाली जो वैकेंसी थी उसमें पूछे गए हैं। द करेक्ट RS नॉमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब देखिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक आपको बात बताई थी कि अगर मीजो की कंडीशन होती है, किसकी कंडीशन होती है, मीजो की। जैसे आप देखेंगे कि ये मीजो की कंडीशन आपको दिख रही है, क्योंकि आप प्लेन लगाएंगे तो प्लेन लग जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि मीजो की कंडीशन अगर आप देखते हैं तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से आंसर क्या आता है, RS। IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से आंसर क्या आता है, RS। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि इस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, अब देखिए इसमें एक चीज़ दे रखी है कि इसने नंबरिंग पहले से दे रखी है। अगर नंबरिंग नहीं देता तो, क्योंकि IUPAC नंबरिंग हम करते, तो IUPAC नंबरिंग हम करते तो हम क्या करते, ऊपर वाला R आ रहा है तो नंबरिंग ऊपर से शुरू कर देते, तो नीचे वाला S आ जाता। और अगर नीचे वाला R आ रहा है और ऊपर वाला S आ रहा है तो नंबरिंग नीचे से शुरू कर देते। लेकिन
यहाँ पर इसने IUPAC नंबरिंग की बात नहीं की है, इसने खुद ने मेंशन कर दिया कि ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है। तो वो सीधा सीधा पूछ रहा है कि सेकंड नंबर जो कार्बन उसने मेंशन कर रखा है उसका क्या होगा, और थर्ड नंबर कार्बन जो उसने मेंशन कर रखा है उसका क्या होगा। क्लियर। तो यहाँ पर IUPAC नंबरिंग की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्या है कि अगर IUPAC नंबरिंग होती तो पहले को R कहते हैं, दूसरे को S कहते हैं। अब यहाँ पर IUPAC नंबरिंग नहीं है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, एक का R होगा और एक का S होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन तो मैं वैसे ही काट सकता हूँ कि ये नहीं होंगे। इसने थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इसको 3S लिख दिया पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आपको क्या करना है कि सेकंड वाले कार्बन का क्या है और थर्ड वाले कार्बन का क्या है, आपको चेक करना है। देखिए प्रायोरिटी जो है पहले नंबर पे किसकी हो जाएगी, अगर मैं ऊपर वाले कार्बन की बात करूं, ऊपर वाले कार्बन की बात करूं तो मैं ऐसे कर देता हूं CH3 ClH कार्बन। अब देखिए कार्बन पे Cl है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं Cl, ठीक है। तो पहले नंबर की प्रायोरिटी हो गई Cl की, दूसरे नंबर की इस कार्बन की हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कार्बन के पास Cl है, तीसरे नंबर की CH3 और फोर्थ नंबर का H। क्लियर। तो अब आप देखेंगे कि 1 2 3 4 इसको अगर मैं चेक करूं रोटेशन, तो यहाँ पर 1 2 3 का जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्लॉक। क्यों, क्योंकि आपको हमेशा 1 के बाद 2 पे जाना है और 2 के बाद 3 पे जाना है। ऐसे नहीं कि पास में 3 है तो पहले 3 पे चल जाए, 1 2 3 क्लॉकवाइज कर दिया। लेकिन फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है तो क्लॉक का R आता है, लेकिन फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे तो R का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, S, ठीक है। अब ऐसे नीचे वाले की अगर बात करें तो इसमें प्रायोरिटी 1 नंबर इसकी, 2 नंबर आपके इसकी हो जाएगी और 3 नंबर इसकी हो जाएगी और 4 नंबर इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप इसको रोटेट करेंगे 1 2 3, तो ये कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का S होता है, लेकिन फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल में तो क्या हो जाएगा, R। तो अब आपने क्या देखा कि जो सेकंड नंबर कार्बन था उसका S आ रहा था और जो थर्ड नंबर कार्बन है उसका क्या आ रहा है, R आ रहा है। तो आपने क्या देखा, सेकंड का S और थर्ड का R, ये हो जाएगा। तो ये हमने क्यों कर दिया, क्योंकि इसने नंबरिंग मेंशन कर रखी है। अगर नंबरिंग मेंशन नहीं होती और IUPAC नंबरिंग होती तो इसको हम 2S 3R की जगह 2R 3S कहते हैं। क्यों, क्योंकि IUPAC नंबरिंग फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 ऐसे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। हालांकि ये हाई लेवल का कंसेप्ट है, RPSC इसको नॉर्मली पूछती नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि RPSC का कोई भरोसा नहीं है, पूछ सकती है, इसलिए मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग इज। अब यहाँ पर इसने कंपाउंड दे रखा है, कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड दे रखे हैं, तो 2 डबल बॉन्ड में आपको E और Z निकालना है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसने क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने लिखी नहीं थी, भूल गया था। तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में RPSC ने नंबरिंग पहले से दे रखी है कि ये नंबरिंग है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि RPSC ने नंबरिंग दे रखी है, तो इस नंबरिंग के हिसाब से आपको आंसर बताना है, ठीक है। अगर नहीं दे रखी होती तो क्या होता, वही कंसेप्ट होता जो यहाँ लगा है। कैसे कि यहाँ पर ये जो एल्कीन है ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि ये देखा जाए तो इसको अगर आप बीच में से ब्रेक करेंगे तो दोनों साइड बराबर है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, दोनों साइड बराबर हो, मतलब बीच में से आप ब्रेक करें तो दोनों साइड बराबर निकल जाए, वो सिमेट्रिकल एल्कीन होती है। तो जब सिमेट्रिकल एल्कीन होती है तो वहाँ पर भी नंबरिंग आप दोनों साइड से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। कब, जब एक का E आ रहा हो और एक का Z आ रहा हो। कैसे नंबरिंग, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर आपने देखा 2 पे एल्कीन आ रहा है और 4 पे एल्कीन आ रहा है। अगर नंबरिंग में यहाँ से शुरू करता तो 1 2 3 4, यहाँ से भी 2 पे एल्कीन आता और 4 पे एल्कीन आता। तो यहाँ पर क्या है कि उसने दे दिया, इसका मतलब आपको क्या करना है, इसी नंबरिंग को फॉलो करना है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ प्रायोरिटी वाले क्या आ गए, ट्रांस आ गए, मतलब हायर प्रायोरिटी वाले क्या हो गए, मतलब अपोजिट साइड आ गए, ट्रांस वर्ड सही नहीं रहेगा। हायर प्रायोरिटी कार्बन की अपोजिट साइड आ गए, मतलब ये क्या हो गया, E हो गया, ये क्या हो गया, E, ठीक है। उसके बाद नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोअर प्रायोरिटी सेम साइड है और हायर प्रायोरिटी सेम साइड है, मतलब ये क्या हो जाएगा, Z। तो अब यहाँ पर नंबरिंग देने के पीछे लॉजिक क्या था RPSC का, लॉजिक ये था कि अगर आप IUPAC नंबरिंग करते हैं तो दोनों साइड से एक ही बात निकलती है कि 2 पे डबल बॉन्ड है और 4 पे डबल बॉन्ड है। तो अगर E और Z की कंडीशन आ जाए तो IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या कहता है कि Z को प्रेफरेंस मिलेगी कंपेयर टू E। जैसे यहाँ पर हमने बात करी थी कि R को प्रेफरेंस मिलती है कंपेयर टू S। जैसे ये मीजो की कंडीशन है,
एक तरह से इनडायरेक्टली सिमिलर कंसेप्ट यहाँ लगता है, लेकिन क्योंकि उसने नंबरिंग दे रखी है तो आंसर क्या होगा 2 वाला ई और 4 वाला जेड। अगर नंबरिंग नहीं दे रखी होती और आईयूपीएससी के हिसाब से आपको खुद को नंबरिंग करनी पड़ती तो फिर आप क्या करते, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते, इसको 2 पे जेड लेते और 4 पे ई लेते, लेकिन उसने नंबरिंग दे रखी है तो आपकी हेडेक खत्म हो गई। ठीक है, 2E और 4Z, तो पहले 2E और 4Z, आंसर ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब इस टाइप का कंसेप्ट आया तो आरपीएससी ने खुद ने मेंशन कर दिया कि इसका नंबर ये है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपको ज़्यादा नॉलेज है, वो भी खतरनाक हो जाती है क्योंकि फिर आप ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, मेंशन कर रखा है तो उसके हिसाब से करना है, चाहे आईयूपीएससी नियम कुछ भी हो, और मेंशन नहीं कर रखा होता तब फिर आपको अपना दिमाग लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, 1 ब्यूटीन, प्रोपीन, 1 फिनाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और मैंने कहा है कि कई बार रिपीट हुआ है, तो वहाँ पर आंसर था 2 ब्यूटीन। अब यहाँ पर जब हम 4 ऑप्शन देख रहे हैं तो 2 ब्यूटीन तो नहीं दे रखा। तो एक बात मैंने आपको बता रखी थी कि अगर सिंपल एल्कीन है, मतलब कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, सब्सटीट्यूएंट नहीं है, तो वहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर 1 एल्कीन है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, और 2 एल्कीन है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 ब्यूटीन की तो 1 एल्कीन हो गया, तो ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। अब प्रोपीन में 1 और 2 नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन है, और 3 कार्बन में 1 एल्कीन ही होता है, 2 नहीं होता, इसलिए यहाँ पर नंबर शो नहीं कर रखा, तो प्रोपीन भी शो नहीं करेगा। अब बाकी के जो 2 ऑप्शन है उनको चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 ब्यूटीन दिख रहा है, तो केवल 2 ब्यूटीन होता तो आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 मिथाइल लगा हुआ है तो कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई है, और यहाँ पर है 1 फिनाइल प्रोपीन। तो अगर हम इसको चेक करें तो प्रोपीन का मतलब क्या है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर सिंपल प्रोपीन होता तो यहाँ पर आपके एक H और एक CH3 और यहाँ पर 2 H हो जाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने कहा है 1 फिनाइल, तो एक H हो गया और एक फिनाइल हो गया। अब वो सिस और ट्रांस दोनों कंडीशन पे हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये ज्योमेट्रिकल की कंडीशन बन गई, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा चेक कर लेते हैं। अब देखिए 2 ब्यूटीन है तो 2 ब्यूटीन के लिए 2 CH3 और 2 कार्बन बीच में हो गए, ये तो 2 ब्यूटीन की कंडीशन हो गई। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तब केवल 2 ब्यूटीन होता तो ज्योमेट्रिकल शो करता, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मिथाइल, इसका मतलब इसने क्या करा, सेकेंड नंबर के कार्बन पे मिथाइल जोड़ दिया, तो इससे क्या हुआ, एक ही कार्बन पर 2 CH3 हो गए, और 2 CH3 होने की वजह से ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 1 फिनाइल प्रोपीन। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन सेम है, लेकिन ऑप्शन या आंसर सेम हो ज़रूरी नहीं है, वो ऑप्शन चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज 2R 3R स्टीरियो आइसोमर ऑफ 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल। ये कह रहा है इनमें से कौन सा 2R 3R है, आईयूपीएसी नाम दे रखा है 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल। क्लियर। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर OH फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, सेकंड प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी क्योंकि इसके बाद Br जुड़ा हुआ है, थर्ड प्रायोरिटी इसकी होगी और फोर्थ प्रायोरिटी इसकी होगी। तो ये 1, ये 2 और ये 3 कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का R होता है लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये क्या हो गया S। तो अब आपको दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों R चाहिए आपको, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पर इसकी बात करें, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर इसने OH राइट में दे रखा है, इसने OH को चेंज कर दिया, तो R S का R हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, OH पहले नंबर पे, ये दूसरे पे और ये तीसरे पे, तो 1 2 3 कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो S का क्या हो जाएगा, R। क्यों, क्योंकि H हॉरिजॉन्टल पे है। सेकंड अगर हम चेक करें तो इसकी प्रायोरिटी है 1 नंबर, इसकी 2 नंबर हो जाएगी क्योंकि कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, और इसकी 3 नंबर होगी। तो 1 2 3 कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का R होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे, तो ये क्या हो जाएगा, S। क्लियर। अब इसमें आप देखेंगे कि OH लेफ्ट में है तो R है,
तो ये आपके एज इट इज़ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आर, और यहाँ पर बी आर लेफ्ट से राइट में चला गया तो ये भी क्या हो जाएगा आर। ठीक है, इसको अगर हम चेक करें, अब देखिए यहाँ पर बी आर जो है राइट में हमने सॉल्व नहीं किया था, बी आर लेफ्ट में है तो एस है, और बी आर राइट में है तो ये आर हो जाएगा। और लास्ट वाले को भी अगर हम चेक करें, ओ एच राइट में था तो एस था, और बी आर लेफ्ट में है तो एस है, तो ये आपके सारे निकल गए, एस आर आर एस आर आर और एस एस। अब आपसे पूछा कौन सा है, आर आर, तो आंसर हो जाएगा ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए एक चीज़ क्लियर हो गई कि जैसे मान लीजिए इसका आपके एस आ रहा है, आपने एक ग्रुप एक्सचेंज कर दिया, दो ग्रुप आपस में, तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा, एस का आर हो जाएगा। ये आपको छोटा सा एक पॉइंट ध्यान रखेंगे तो आपके थोड़ी सी मेहनत क्या हो जाएगी, बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, आइडेंटिफाई द कॉन्फॉर्मर ऑफ एन ब्यूटेन विच इज द मोस्ट स्टेबल। एन ब्यूटेन का मतलब सिंपल ब्यूटेन की बात कर रहा है कि कौन सी कॉन्फॉर्मर जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ऑप्शन की अगर हम बात करें, एंटी पेरीप्लेनर, सिन पेरीप्लेनर, एंटीक्लाइनल और सिनक्लाइनल। तो ये मैंने आपको बता रखा है कि पेरीप्लेनर अलग है और क्लाइनल अलग है। एंटी पेरीप्लेनर का मतलब है फुली स्टैगर्ड, सिन पेरीप्लेनर का मतलब है फुली एक्लिप्स्ड। ठीक है, एंटीक्लाइनल आपको बता रखा है, और सिनक्लाइनल जो है गॉशे फॉर्म को कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें विच इज़ मोस्ट स्टेबल, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, स्टैगर्ड फॉर्म, फुली स्टैगर्ड, और फुली स्टैगर्ड कौन सा है, एंटी पेरीप्लेनर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सिन और एंटी जो है पेरीप्लेनर के साथ जुड़ा हुआ है या क्लाइनल के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर केवल सिन और एंटी दे रखा है तो उसको आपको यही मानना है। अगर केवल एंटी है तो उसका मतलब एंटी पेरीप्लेनर है, केवल सिन है इसका मतलब सिन पेरीप्लेनर है। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंटी पेरीप्लेनर। नेक्स्ट दे रखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज विच कंटेन 5 किरल सेंटर इज। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दी में रहते हैं, जल्दी में रहने क्यों, क्योंकि हमको कोई ट्रेन पकड़नी होती है। इस वजह से क्या होता है कि हम क्वेश्चन जो है ढंग से नहीं पढ़ते, ठीक से नहीं पढ़ते, तसल्ली से नहीं पढ़ते, आधा अधूरा पढ़ते हैं, और आधा अधूरा पढ़ने से फिर हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है, आधा अधूरा आता है। इसलिए कई बार हमसे क्या होती है, गलतियां हो जाती है। कैसे, अब जैसे आपने यहाँ पर जो मोटा मोटा क्वेश्चन पढ़ा वो आपने क्या देखा कि किरल कंपाउंड पूछ रहा है कितने होंगे, और एक ग्लूकोज शब्द आया है, तो ग्लूकोज के किरल कार्बन कितने हैं ये आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है, जो जल्दी में रहेगा उसको। तो वहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि ग्लूकोज में कितने किरल कार्बन होते हैं, 4। ठीक है, अगर सिंपल ग्लूकोज की बात कर रहा है तो ग्लूकोज में कितने किरल कार्बन है, 4, और 4 का मतलब मीजो तो उसमें है नहीं, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि किरल कंपाउंड निकालने का फॉर्मूला क्या है कि कितने आपके टोटल स्टीरियो आइसोमर होंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n का मतलब नंबर ऑफ किरल कार्बन। तो ग्लूकोज में किरल कार्बन कितने होते हैं, 4, तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कैसे होगा, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 2 4, 2 की पावर 3 मतलब 4 2 8, 2 की पावर 4 का मतलब 8 2 16। तो आंसर 16 होगा ग्लूकोज के लिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर दैट कैन एग्जिस्ट फॉर कंपाउंड लाइक ग्लूकोज। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज नहीं है, लाइक है, मतलब ग्लूकोज के जैसा कह रहा है, वो ग्लूकोज नहीं कह रहा। विच कंटेन 5 किरल कार्बन, ये कह रहा है कि ग्लूकोज के जैसा कंपाउंड और किरल कार्बन की संख्या कितनी है, 5। तो ग्लूकोज में किरल कार्बन कितने, 4, तो 2 की घात 4 या 2 की पावर 4, आंसर क्या होता है 16। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, लेकिन यहाँ पर पावर 5 होगी तो 16 2 32, तो आंसर क्या हो जाएगा 32। इसलिए क्वेश्चन को आपको तसल्ली से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रिजोल्यूशन ऑफ अ रेसिमिक मॉडिफिकेशन मीन्स द सेपरेशन ऑफ अ रेसिमिक मॉडिफिकेशन इनटू। अब देखिए रेसिमिक मॉडिफिकेशन जो है रेसिमिक मिक्सचर को ही कह देते हैं। ये कह रहा है कि जब आप रेसिमिक मिक्सचर को या रेसिमिक मॉडिफिकेशन को सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको। तो आपको बता रखा है कि रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि 2 इनैंशियोमर जो कि इक्वल अमाउंट में है उसको आप मिक्स कर देते हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो जब आप रेसिमिक मिक्सचर को सेपरेट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इनैंशियोमर। क्वेश्चन वापस से रिपीट कर देता हूँ, रिजोल्यूशन टर्म जो है उसका मतलब क्या है कि रेसिमिक मिक्सचर को सेपरेट करना, मतलब अलग अलग इनैंशियोमर को अलग अलग सेपरेट करना। रिजोल्यूशन ऑफ अ रेसिमिक मॉडिफिकेशन मीन्स द सेपरेशन ऑफ अ
रेसिमिक मॉडिफिकेशन इनटू। तो रिजोल्यूशन टर्म आपको समझ में आ गई। रिजोल्यूशन टर्म का मतलब ये है कि जो रेसिमिक मिक्सचर में 2 एनैंटियोमर है उनको सेपरेट करना। तो जब आप उसको सेपरेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनैंटियोमर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए कायरल कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। ए कायरल पूछ रहा है, इसका मतलब 4 में से 3 कायरल होंगे। अब यहाँ पर कंपाउंड क्या है उसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है 1-क्लोरोपेंटेन। अब देखिए 1-क्लोरोपेंटेन की बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 1-क्लोरोपेंटेन। अब पीछे की चेन में नहीं बना रहा, ये Cl है, ये H और ये कार्बन की चेन। अब आप देखेंगे कि 1-क्लोरोपेंटेन जो है, 1-क्लोरो में 1 पोजीशन पे क्लोरीन है और पेंटेन का मतलब ये कार्बन की चेन आगे और है, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आगे। तो ये जो है ये क्या है, कायरल तो है नहीं, तो ये ए कायरल हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, सारे ऑप्शन चेक करेंगे। भाई मेरे हिसाब से तो क्या है कि ये जो है ए कायरल कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज, मेरे हिसाब से तो ए कायरल आ रहा है। क्यों? क्योंकि आगे की जो कार्बन की चेन है वो भी स्ट्रेट है, उसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई किरल कार्बन नहीं आ रहा, ए कायरल आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर फर्स्ट होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास टाइम है तो हमको क्रॉस चेक करने में कोई बुराई नहीं है, कोई परहेज नहीं करना चाहिए। आगे चेक करते हैं 2-क्लोरोपेंटेन। अब अगर ये 2-क्लोरोपेंटेन कहता है तो ये आपके CH2 हो गया, ये H हो गया, ये Cl हो गया और ये आगे की चेन हो गई। तो ये किरल कार्बन हो गया। मतलब यहाँ पर तो ये, इसको मैं ऐसे कह देता हूँ कि ये कायरल नहीं है। तो ये मैंने इसको कर दिया कायरल नहीं है। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, ए कायरल, ये कायरल हो गया। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए। अब इसको चेक करते हैं 1-क्लोरो-2-मिथाइल-पेंटेन। अब इसमें मैं क्या करता कि अगर 1 क्लोरो है, 1-क्लोरो-2-मिथाइल-पेंटेन, इसको चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 1 क्लोरो और ये 2-मिथाइल-पेंटेन। तो इससे क्या हुआ कि 1 क्लोरो है तो ये वाला कार्बन तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन 1-क्लोरो-2-मिथाइल-पेंटेन, अब 2 पे मिथाइल लाने से हुआ क्या कि यहाँ पर ये आपके प्रोपाइल ग्रुप हो गया, ये H हो गया, ये मिथाइल हो गया और ये CH2Cl हो गया। मतलब ये भी क्या है, कायरल है। लास्ट है 3-क्लोरो-2-मिथाइल-पेंटेन। तो यहाँ पर आपके 3-क्लोरो-2-मिथाइल-पेंटेन है, चेक कर लेते हैं। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये तो 5 कार्बन हो गए पेंटेन। 3-क्लोरो-2-मिथाइल, तो ये 3 पे क्लोरो हो गया और 2 पे मिथाइल हो गया। अब देखिए केवल 3 पे क्लोरो होता है तो दोनों साइड इथाइल हो जाते हैं, लेकिन इसने एक क्या कर दिया, मिथाइल लगा दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये H है, ये Cl है, ये इथाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, ये भी क्या हो गया, किरल हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि पहला ऑप्शन देखते मेरा आंसर आ गया था, लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए हमने चेक कर लिया कि भाई बाकी 3 क्या है, कायरल है, और पहला वाला क्या है, ए कायरल है। तो ये आपके कंफर्म हो गया, आंसर क्या हो गया, 100% लॉक हो गया कि आंसर यही होगा। तो देखिए ये क्या होता है, तरीका होता है नेगेटिव कम करने का। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम सॉल्व करते हैं तो हो सकता है हमारा पहली बार में आंसर सही ना आए, कोई गलती हो जाए, लेकिन ये काम आप कब करेंगे क्रॉस चेक करने का, जब आपके पास टाइम हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपका आंसर आ गया और आप क्रॉस चेक करने में लगे हुए हैं और 10 क्वेश्चन छोड़ के आ गए, ऐसा नहीं करना है। पहले आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप भले OMR में मत भरिए, उसको सॉल्व करके रख लीजिए, और जब टाइम हो तो क्रॉस चेक कर लीजिए, और टाइम नहीं हो तो डायरेक्ट इसको आंसर को टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मीजो टार्ट्रिक एसिड एंड डी टार्ट्रिक एसिड आर। अब देखिए यहाँ पर अगर आप टार्ट्रिक एसिड की बात करें तो एक इरिथ्रोफॉर्म होती है और एक थ्रियोफॉर्म होती है। थ्रियोफॉर्म जो होती है मिरर इमेज आइसोमर है, मतलब एनाइंशियोमेरिज्म शो करते हैं। इरिथ्रोफॉर्म जो होती है वो क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसलिए मीजो होती है, वहाँ पर वो एनाइंशियोमर नहीं बनाते। तो एक इरिथ्रोफॉर्म है और एक थ्रियोफॉर्म है, ठीक है। तो मीजो टार्ट्रिक एसिड देखा जाए तो इरिथ्रोफॉर्म है जहाँ पर प्लेन प्रेजेंट है, और डी टार्ट्रिक एसिड कहें या एल टार्ट्रिक एसिड कहें वो क्या है, थ्रियोफॉर्म है। तो इरिथ्रो और थ्रियो आपस में क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर, ठीक है। पोजीशन नहीं होगा, एनाइंशियोमर नहीं होगा, एनोमर नहीं होगा। एनोमर आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे कि एनोमर होते क्या है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डायास्टीरियोमर, आंसर क्या हो जाएगा, डायास्टीरियोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स इन दिस मॉलिक्यूल एज पर सीक्वेंस रूल इज। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हम जब RS नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं।
तो यहाँ पर RS ना पूछ के सिंपल प्रायोरिटी पूछ ली। अब यहाँ पर क्या होता है, इस क्वेश्चन में गलती करने का केवल एक चांस है। क्या चांस है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से प्रायोरिटी जो है ग्रुप्स की वो अलग होती है, और RS नॉमेनक्लेचर या EZ नॉमेनक्लेचर में प्रायोरिटी अलग होती है। ठीक है, EZ या RS नॉमेनक्लेचर में प्रायोरिटी का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले आपके एटॉमिक नंबर चेक कर लीजिए। एटॉमिक नंबर अगर सेम है फर्स्ट नंबर वाले का तो फिर आप नेक्स्ट एटम पे चले जाइए। ठीक है, ये तरीका है। और IUPAC का तो अलग ही सीक्वेंस है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो IUPAC में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इसकी। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये सीक्वेंस रूल पूछ रहा है तो सीक्वेंस रूल में एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, OH सबसे ज़्यादा है। तो आप देख लीजिए कि भाई OH ज़्यादा किस में, इन दो में ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब OH चेक कर लीजिए, उसके बाद COOH है या CN है, CH3 दोनों में लास्ट है, मतलब आपको इनको चेक करना है। तो देखिए कार्बन जो है फर्स्ट एटम तो सेम है, उसके बाद इसका हाईएस्ट ऑक्सीजन है और इसका हाईएस्ट नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी COH को मिल जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चन सेट 2012 में पूछा जा चुका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 में, इसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, EZ और RS को मिक्स कर दिया, मतलब एक तो डबल बॉन्ड दे दिया और एक किरल कार्बन दे दिया। किरल कार्बन में भी इसने वेज डैश दिया है। अब देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम RS नॉमेनक्लेचर केवल फिशर में याद रखते हैं, उसमें भी क्या याद रखते हैं, हमको नियम पता नहीं होता है कि भाई कि जो रूल है वो क्या है। तो यहाँ पर आपको मैंने RS नॉमेनक्लेचर में 2 रूल बताए थे, एक तो सीक्वेंस वाला जो अभी हमने देखा, उसके बाद दूसरा रूल क्या था कि आपके फोर्थ ग्रुप जो है वो डैश पे होना चाहिए। अगर डैश पे है, डैश का मतलब पीछे की तरफ, व्यूअर से पीछे की तरफ होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, जब फोर्थ ग्रुप पीछे होगा मतलब आपको फोर्थ ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब आप 3 ग्रुप देखेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और उसको रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर जब फोर्थ ग्रुप पीछे है तो क्लॉकवाइज का तो R हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज का S हो जाएगा, लेकिन फोर्थ ग्रुप आगे है तो आंसर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसने क्या करा, वेज डैश दे दिया। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो वर्टिकल लाइन है फिशर में वो आपके पीछे की तरफ होती है, इसलिए अगर फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पे आता है तो हम आंसर चेंज नहीं करते, वहीं पर अगर फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो हम आंसर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर देखिए हायर ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, CH3 की, और यहाँ पर इस कार्बन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इनकी और इसकी क्या है, कम है। तो हायर प्रायोरिटी वाले क्या हो गए, अपोजिट, और लोअर प्रायोरिटी वाले भी क्या हो गए, अपोजिट। तो लोअर प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड हों या हायर प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड हों, बात एक ही है। ठीक है, दोनों ही केस में हम अगर कैसे भी चेक कर सकते हैं, तो हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड है, इसका मतलब E होगा। ठीक है, इसकी बात करें, अब देखिए यहाँ पर फोर्थ ग्रुप पीछे की तरफ है तो फोर्थ ग्रुप को आप भूल जाइए, बचे 3 ग्रुप जो हैं उसको आप चेक कर लीजिए 1 2 3 करके, तो ये हो गया 1। अब यहाँ पर देखिए कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, लेकिन इसके बाद केवल हाइड्रोजन है और इसके बाद आपके कार्बन और प्रेजेंट है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इसकी, और ये फोर्थ प्रायोरिटी इसकी। ठीक है, अब फोर्थ को तो भूल जाइए और पीछे की तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 जब आप रोटेट करेंगे तो देखिए 1 2 और 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, और फोर्थ ग्रुप पीछे है, मतलब R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R। तो ये R हो गया, तो इसका हो गया E और इसका हो गया R। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कि R और E किस में आ रहा है, तो ये आपके 2 R के हैं और इसमें E है, तो आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, 2R and 3E। ठीक है, बाकी आपके Z है और बाकी आपके क्या है, S है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपके आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द करेक्ट स्टीरियोकेमिकल नेम ऑफ, ये सेट 2023 में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर भी आपके 2 डबल बॉन्ड दे रखे हैं। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड दे रखे हैं और IUPAC नाम दे रखा है। अब आपको E और Z चेक करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ इसने क्या करा, इसको ऐसे दे दिया और फिर इसने IUPAC नाम दे दिया। अब जब हम IUPAC की नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, यहाँ से नंबरिंग नहीं करी, यहाँ से करी, तो फिर आपके डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर। तो
तो यहाँ पर IUPAC नंबरिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए 4th प्रायोरिटी वाले क्या हो गए, अपोजिट साइड आ गए। भाई हाइड्रोजन की 4th प्रायोरिटी है तो लो प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड आ गए, 4th प्रायोरिटी, सॉरी गलत कह दिया, लो प्रायोरिटी वाले क्या हो गए, अपोजिट साइड आ गए। तो हायर प्रायोरिटी वाले भी क्या होंगे, अपोजिट साइड आएंगे। तो इसकी प्रायोरिटी इसमें ज़्यादा है और इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट आ गए। तो ये तो ई हो गया। बात समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड होंगे तो लोअर प्रायोरिटी वाले ग्रुप भी अपोजिट साइड होंगे। तो आप दोनों से चेक कर सकते हैं कि अगर हायर वाले अपोजिट है तो भी ई कह सकते हो, लोअर वाले अपोजिट है तो भी ई कह सकते हो, बात एक ही है। ये तो ई हो गया। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी है, इसमें कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है। और इसमें हाइड्रोजन से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इसकी है। तो अब ये देखिए देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि उसने बनाया ही ऐसे है स्ट्रक्चर। तो आप तो सिंपल देखिए कि ये डबल बॉन्ड है, ये 2 ग्रुप ऐसे और ये 2 ग्रुप ऐसे, तो इसकी हायर प्रायोरिटी और इसकी हायर प्रायोरिटी दोनों क्या हो गए, सेम साइड हो गए, और ये दोनों लोअर प्रायोरिटी वाले सेम साइड हो गए। तो ये हो गया Z, तो एक ई हो गया और एक Z हो गया। अगर आप इसको IUPAC के हिसाब से ध्यान नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा पहला वाला ई है और बाद वाला Z है, जबकि IUPAC के हिसाब से पहला वाला Z होगा और बाद वाला ई होगा। ठीक है, अब आप देखिए पहले Z है और बाद में ई है, पोजीशन भी देख लीजिए 2 और 5, तो Z और ई, ठीक है, एक ही में आपको मिल रहा है। ये ई है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये ई है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये Z और उसके बाद ई, ये आपके गलत हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सेट 2023 में पूछा गया। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन अगर कोई बनेगा तो वो EZ नोमेनक्लेचर और RS नोमेनक्लेचर बनेगा। उसके बाद आप देखते हैं कि थोड़ा बहुत आपके कॉन्फर्मर पे पूछ लेते हैं। इसके अलावा जो बेसिक कंसेप्ट है जैसे मीज़ो क्या होता है या फिर आपके और भी काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं, प्रायोरिटी रूल क्या है, वो आपके RS नोमेनक्लेचर में आ जाएगा। यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर क्या है, रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्या है, ETC। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है स्टीरियो में इस तरह के आते हैं। और भी काफ़ी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चन की, लेकिन जो जितनी भी वैरायटी है वो मैंने यहाँ पर सारी कवर कर ली है। तो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।